मैं अमृता सोलांकी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है आपका कार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ मूलभूत सिद्धांत और जो है तकनीक। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है अनुनाद प्रभाव क्या है ये देखे थे, अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार का था वो भी देखे थे और दोनों हम लोग देख चुके थे। थोड़ा सा अनुनाद प्रभाव के यहाँ पर अनुप्रयोग दिया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं इस क्लास में देखते हैं और आगे जो टॉपिक है उस पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका अनुनादी प्रभाव के क्या देखना है, आपको अनुप्रयोग देखना है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर अनुनाद प्रभाव क्या है आप इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अनुप्रयोग को देखेंगे। यहाँ दिया है अनुनाद या मेसोयौगिक प्रभाव द्वारा बहुत सारे यौगिक के असामान्य व्यवहारों की व्याख्या की जा सकती है और इसका वर्णन यहाँ पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार नहीं किया जा रहा है। संक्षेप में अनुनादी प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। जैसे बंध की लंबाई की व्याख्या करने में हम क्या कर सकते हैं, अनुनाद प्रभाव का जो है अनुप्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अम्ल एवं क्षारों के सामर्थ्यों का स्पष्टीकरण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मुक्त मूलक तथा कार्बोनियम आयन के लिए स्थायित्वता का वर्गीकरण के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बेंजीन की संरचना के लिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे बेंजीन की संरचना जो है इन्हीं के आधार पर होता है, जिसमें कैकोली संरचना, डेवार संरचना, ये सब चीज़ हम लोग देखे हैं। मुक्त मूलक अभी पढ़ने वाले हैं। कार्बोनियम आयन का स्थायित्वता किस प्रकार होता है, ये सब जो है इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। अम्ल क्षारों के स्पष्टीकरण भी इसी प्रभाव के द्वारा किया जाता है, तो वे उसके कुछ क्या है हमारे अनुप्रयोग हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हाइपर कंजुकेशन, अति संयुग्मन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवनहीन अनुनाद भी कहा जाता है, आवनहीन अनुनाद कहा जाता है। वैसे अति संयुग्मन क्या है, या इसको हाइपर कंजुकेशन बोलते हैं और या बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। अति संयुग्मन एक ऐसा हमारा सामान्य स्थायी कारण प्रभाव है। स्थायी कारण मतलब एक स्थायी प्रभाव होता है पहले चीज़। जैसे हमारा जो प्रेरिक प्रभाव था वो हमारा क्या था, स्थायी था, वैसे ही क्या होता है हमारा अति संयुग्मन भी एक क्या होता है हमारा एक स्थायीकरण क्या होता है, प्रभाव होता है। और इसमें जो हमारा क्या होता है, हमारा जो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अनुनाद होता है। इसमें किसका होता है, हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लिखा जाता है, का अनुनाद होता है। इस वजह से इसको हम लोग सिग्मा बंध या जो है बंध विहीन अनुनाद भी कहा जाता है या कहते हैं। तो इतना कम से कम ये आप याद रखेंगे कि जो अति संयुग्मन होता है, यह अति संयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण क्या होता है, प्रभाव होता है। और इसमें जो क्या होता है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आपका अनुनाद होता है। इस कारण से इसे सिग्मा बंध अनुनाद या क्या बोलते हैं हम लोग जो है आबंध विहीन अनुनाद भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है आपका मेन, अगर हम टॉपिक में आए कि अति संयुग्मन क्या होता है, तो अति संयुग्मन का मतलब होता है आपका कि किसी बोल सकते हैं असंतृप्त मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो क्या होता है कार्बन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। तो असंतृप्त जो भी हमारे क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के सिरों से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, सिरों से जुड़े हुए सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ये देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, असंतृप्त जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सिरों से जुड़े हुए सिग्मा इलेक्ट्रॉन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, या असंतृप्त हमारा जो क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, अर्थात द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले जो भी हमारा एरोमेटिक यौगिक होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, उसके साथ क्या होना, जो संयुग्मन होना क्या कहलाता है, आपका अति संयुग्मन कहलाता है। तो अति संयुग्मन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि द्विबंध अथवा त्रिबंध युक्त जो यौगिक होता है, उस यौगिक के सिरों से जुड़े हुए जो है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, या एकल बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का द्विबंध और त्रिबंध के जो क्या होते हैं हमारे जो कार्बन हैं, या द्विबंध या त्रिबंध के जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो बोल सकते हैं निकाय हैं, उनके साथ क्या होना, जुड़ना, संयुग्मित होना ही क्या कहलाता है, आपका अति संयुग्मन कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, उदाहरण में आप क्या करेंगे इसको समझेंगे। जैसे दिया गया है हमारा, ये हमारा दिया है डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, और इधर हमारा क्या दिया है, ये आपका सिंगल बॉन्ड दिया है। तो ये हो गया हमारा, इधर हमारा CH हो जाएगा
और इधर आपका क्या दिया है CH2 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ये जो डबल बॉन्ड वाला होता है, डबल बॉन्ड वाला क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सिरों से देखो एक एल्किल समूह जुड़ा है और इस एल्किल समूह में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इस सिंगल बॉन्ड में कौन सा होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किधर की ओर हमारा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त एरोमेटिक जो निकाय होता है उसके साथ संयुग्मन करना क्या कहलाता है आपका अति संयुग्मन कहलाता है। तो इधर क्या हो जाता है ये शिफ्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या बनेगा हमारा ये बन जाएगा आपका यहाँ से आपका हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका H, इधर हो जाएगा H, यहाँ पर कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ये कितना हो जाएगा आपका CH और इधर आपका क्या हो जाएगा आपका इस तरीक़ा से H और H CH3 क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, इसी में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है H जो प्लस ऊपर था ये हट जाता है यहाँ पर C और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा तो H प्लस फिर ये क्या हो जाएगा H हो गया, इधर क्या हो जाएगा C और इधर क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH और इधर क्या हो जाता है आपका CH3 ये हो जाता है। ये हमारा दूसरा कंडीशन। और अगर हम देखें तो एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है C और इधर क्या हो जाएगा आपका H, इधर हो जाएगा H और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस डबल बॉन्ड ये हो जाता है आपका CH और ये कितना हो जाता है आपका CH3। इस तरीक़ा से हमको क्या होता है यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है असंतृप्त जो भी हमारा क्या होता है हमारा जो श्रृंखला होता है इस श्रृंखला के सिरों से जुड़े हुए एकल बंध का जो क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का द्विबंध या त्रिबंध एरोमेटिक यौगिक के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ संयुग्मित होना जुड़ना आपका क्या कहलाता है आपका अति संयुग्मन कहलाता है, अति संयुग्मन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं अति संयुग्मन को क्या कर सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं, किया जा सकता है। क्योंकि इसमें तीनों हाइड्रोजन है इसलिए हम लोग तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग बता दिए। जैसे इसमें पहला हाइड्रोजन ऊपर वाला को देखे, फिर इसमें दूसरा हाइड्रोजन को ले लिए इस वाला को, फिर हम लोग जो है तीसरा वाला हाइड्रोजन को ले लिए। तो तीनों में क्या होता है ये स्थिति देखने को मिलता है, इसलिए आपका तीन स्थिति क्या होता है यहाँ से निर्मित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं अति संयुग्मन को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो अति संयुग्मन क्या है ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिखना कि असंतृप्त जो भी हमारा क्या होता है जो निकाय होता है या असंतृप्त जो भी हमारा यौगिक होता है उस यौगिक के सिरों से जुड़ा हुआ जो क्या होता है हमारा जो एक एकल बंध युक्त जो क्या होता है सिग्मा बंध होता है, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किधर की ओर जाना द्विबंध और त्रिबंध के साथ क्या हो जाना जुड़ना ही आपका अति संयुग्मन कहलाता है, जिसको इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है आपका दर्शाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन, इस तरीक़ा से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अति संयुग्मन होता है तो हमारा जो क्या होता है जो भी हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है ज़्यादा क्या हो जाता है आपका ऋणात्मक हो जाता है और जो हमारा सिग्मा बंध होता है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा धनात्मक हो जाता है। लेकिन उस सिग्मा बंध का कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि देखो ये सिग्मा बंध का कोई औचित्य नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं आबंधहीन क्या बोलते हैं अनुनाद भी कहा जाता है या कहते हैं। आप चाहेंगे तो इसमें माइनस कर सकते हैं है ना, क्योंकि खींच रहा है तो आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है ये बन जाता है या हो जाता है। तो ये आपका इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट मैं जैसे बताया कि इसमें क्या होता है हमारा जैसे ही अति संयुग्मन होता है जो असंतृप्त हमारा हाइड्रोकार्बन होता है पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है ज़्यादा क्या हो जाता है वो ऋणात्मक हो जाता है और सिग्मा बंध पहले की अपेक्षा ज़्यादा धनात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस सिग्मा बंध का कोई औचित्य नहीं रह पाता है, देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड ही नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको आबंधहीन अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है, आबंधहीन अनुनाद भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से अति संयुग्मन को हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो आप शुरू से लिख सकते हैं कि जो अति संयुग्मन होता है यह एक स्थायीकरण प्रभाव होता है, इसमें हमारा
सिग्मा जो बंध होता है उनका अनुनाद होता है। इस कारण से इसे सिग्मा बंध अनुनाद या आबंधहीन अनुनाद के नाम से जाना जाता है। परिभाषा ये कहता है कि कोई असंतृप्त हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सिरों से जुड़ा हुआ कोई भी एल्किल समूह जिसमें हमारा क्या होता है, एकल बंध होता है, जिसके पास क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होता है उसके साथ क्या हो जाना, जुड़ना या संयुग्मित होना ही आपका क्या कहलाता है, अतिसंयुग्मन कहलाता है। अतिसंयुग्मन को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं कि अतिसंयुग्मन में हमारा जो क्या होता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उनका ऋणात्मकता पहले से बढ़ जाता है, सिग्मा बंध का धनात्मकता पहले से बढ़ जाता है, लेकिन धनात्मकता बढ़ने की वजह से उनका जो है बंध का कोई औचित्य नहीं रह पाता है। इस वजह से इसको आबंधहीन अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीक़े से क्या किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है और इस प्रकार से उदाहरण भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें असंतृप्त निकाय पहले से कुछ अधिक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है पहले से क्या हो जाता है, अधिक धनात्मक हो जाता है, बट उस सिग्मा बंध का कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बंध का अनुनाद भी कहा जाता है। चाहेंगे तो आप स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो स्पष्टीकरण हो चुका है, इसमें कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीक़ा से अतिसंयुग्मन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अतिसंयुग्मन को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, अतिसंयुग्मन। चाहेंगे तो आप बेंजीन में भी उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले जैसे किए थे उसमें आप बेंजीन में भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंजीन में अगर लेंगे तो यहाँ पर बेंजीन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो एक स्थिति कैसा निर्मित होगा, हमारा ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, H और ये हो गया H, ये प्लस में चला गया, ये किस में चला गया, प्लस में। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये किधर चला जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो एक स्थिति कैसे बनेगी, ये ऐसा और एक ऐसा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या बनेगा आपका, ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो गया, ये शिफ्ट यहाँ पर, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, ये C है, इधर हमारा क्या है H, इधर क्या है H, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो बेंजीन हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका क्या, C, इधर आपका H, इधर H, और ये क्या हो जाएगा H प्लस। ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इधर का इधर, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पुनः अपनी पुरानी स्थिति में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका बेंजीन, ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप इसमें भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एक उदाहरण आपके लिए काफ़ी है, आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अतिसंयुग्मन। ठीक है, अब हम किसके पास चलते हैं भाई, अब हम चलते हैं आगे, सहसंयोजी बंध में विखंडन। क्या देखना है हमको, सहसंयोजी बंध में विखंडन। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, आपको पता है कि सहसंयोजी बंध वह बंध होता है जिसमें दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो उसी सहसंयोजी बंध का फिर से क्या हो जाना, टूट जाना या अपने अवयव में टूट जाना, सहसंयोजी क्या कहलाता है आपका, बंध में विखंडन कहलाता है। तो सहसंयोजी बंध का विखंडन ही क्या कहलाता है हमारा, सहसंयोजी बंध में विखंडन होना, सहसंयोजी बंध में विखंडन कहलाता है। तो ये पहले आप जानते हैं, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। और जब बंध टूट जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध में विखंडन कहते हैं। और यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध में जो विखंडन होता है उसको दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक होता है हमारा समांस विखंडन और एक होता है हमारा विषमांस विखंडन। तो आप समांस विखंडन तो अभी पढ़ेंगे, अभी विषमांस विखंडन भी पढ़ेंगे। फिलहाल सहसंयोजी बंधों में विखंडन क्या होता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि दो परमाणु जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो उस सहसंयोजी बंध का टूटना ही क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी बंध में विखंडन कहलाता है। और यह विखंडन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका समांस विदलन, जिसे हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूज़न भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा
वो होता है हमारा विस्मास विदलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलेटिक, है ना, विस्मास विदलन कहा जाता है। तो पहले हमको किसको देखना है, हमारा समास विदलन को देखना है। समास विदलन क्या होता है, तो जब दो परमाणु, है ना, जो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाए थे, जब तोड़ते हैं तो उस साझा के इलेक्ट्रॉन युग्म जितना जितना साझा किए रहते हैं, तोड़ते वक्त अपने साझा के इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर मात्रा में ले करके जब क्या हो जाते हैं, वो पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के विखंडन को हम क्या बोलते हैं, समास विदलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, तो यहाँ पर आप उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे H2 है, तो H2 में क्या होता है हमारा, H2 में क्या होता है हमारा, दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, साझा किया था, ऐसे करके, है ना। हाइड्रोजन में क्या था हमारा, देख दो हाइड्रोजन परमाणु है, हमारा दो हाइड्रोजन है, तो जब ये लोग जुड़े थे तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे, ऐसा करके, ठीक है। तो जब ये तोड़ते हैं ना, तो अपने जितना जितना इलेक्ट्रॉन पहले साझा किए थे उस इलेक्ट्रॉन को ले करके जब क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समास विदलन। क्या बोलते हैं उसको, समास विदलन कहते हैं। और ये जो बनता है उसे मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुक्त मूलक कहते हैं, है ना, बना है उसको मुक्त मूलक। और ये प्रकार का जो विदलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास विदलन। जैसे Cl में भी कर सकते हैं, Cl पहले जुड़े थे तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे। इस प्रकार से जब ये टूट जाते हैं तो ये अपना साझे के इलेक्ट्रॉन को ले के करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास विदलन। तो समास विदलन क्या होता है भाई, तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि समास विदलन वह विदलन होता है जिसमें विदलन समय जो भी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को बराबर बराबर मात्रा में ले करके जब परमाणु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस विदलन को हम क्या बोलते हैं, समास विदलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम अपने बच्चे ले रहे हैं, मान लो हमको एक बेट खरीदना है, तो 10 बच्चे मान लो 100 रुपये मिलाए हैं, ठीक है, या 2 बच्चे हैं 500 रुपये मिलाए हैं, 1000 का बेट है और उस बेट को ख़रीदना है और हम अकेला नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उस बेट को ख़रीदने के लिए हम लोग क्या किए, 2 बच्चे हम क्या किए, 500 रुपये मिलाए, मतलब 1000 हो गया। लेकिन कुछ वजह से अगर हम उस बेट को खरीद नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना पैसा मिलाए थे उस पैसा को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के अगर क्या हो जाते हैं, हम लोग जो है अलग होते हैं, उसका 500 उसका, मेरा 500 मेरा। उस स्थिति में जो विदलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास विदलन कहते हैं। यही लिखा है कि जब सहसंयोजी बंध का विखंडन इस प्रकार होता है कि सामने के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों संलग्न परमाणु के पास रहता है, तो इस प्रकार के विखंडन को समास विदलन कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही कठिन हो गया, आप अपने भाषा में लिखना कि समास विदलन वह विदलन होता है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को बराबर बराबर मात्रा में या जितना जितना वो लोग पहले साझेदारी किए थे उतना उतना इलेक्ट्रॉन को जब परमाणु ले करके जब क्या होते हैं, विखंडित होते हैं, टूटते हैं, तो उस विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं, समास विखंडन कहते हैं, समास विदलन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा दिया, ये हो गया आपका समास विदलन, ठीक है। और मुक्त, और यहाँ से जो विदलन से जो हमारा परमाणु बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। तो मुक्त मूलक काफ़ी सक्रिय होते हैं, ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे। जैसे ये बहुत सारी क्रिया देता है, प्रकाशीय उत्प्रेरण, हैलोजनीकरण, श्रृंखला बहुलीकरण, मुक्त मूलक क्रिया, ये सब बहुत सारी क्रिया देता है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समास विदलन क्या है ये पता होना चाहिए था, जो मैं आपको बता दिया। आगे हमको दिया है, वो दिया है विस्मास विदलन। क्या दिया हमारा, ये विस्मास विदलन दिया है, हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन दिया गया है। तो अभी जैसे किए हैं उसका जस्ट उल्टा, यदि हमारा मतलब विस्मास विदलन वह विदलन होता है जिसमें विदलन होते समय, विखंडन होते समय जो हमारा साझे इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उन इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर जो है परमाणु जो होते हैं बराबर बराबर मात्रा में लेकर के विखंडित ना होने के बजाय कोई एक परमाणु उनको लेके अगर क्या हो जाता है, हमारा चला जाता है और एक के पास कुछ नहीं बचता है, तो उसको बोलते हैं विस्मास विदलन। कहने का मतलब ये है, फिर से अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे H और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक और H, ठीक है। तो इन्होंने पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किया था, हमारा एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया था। लेकिन ये जब अलग होते हैं ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक लेके चला जाता है, एक लेके पूरा क्या हो गया, चला गया।
तो जिसके पास जो है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर कौन सा आ जाता है, माइनस चार्ज, और बेचारा जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है उसको बोलते हैं प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, आयन अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वह विदलन जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास क्या हो जाता है, चला जाता है या रह जाता है, और दूसरा परमाणु के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार के विदलन को हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है विषमांस विदलन कहते हैं। सेम आप क्या कर सकते हैं भाई, क्लोरीन में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लोरीन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जैसे Cl, हाँ जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा क्या है Cl। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किए थे, दो दो इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का एक, और ये हमारा की है एक, ऐसा करके ये साझा किए थे। जब तोड़ते हैं ना तो किन्हीं एक के पास वो पूरा इलेक्ट्रॉन चल देता है, तो जिनके पास जाता है वो माइनस और जिनके पास नहीं रहता है वो प्लस हो जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि विषमांस विदलन वह विदलन होता है जिसमें जब हमारा सहसंयोजी बंध विदलन होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है और एक परमाणु बिल्कुल क्या हो जाता है, बेचारा जो है खाली हो जाता है। तो जो खाली हो जाता है उसमें प्लस चार्ज, और इसमें क्या हो जाता है, जिसके पास पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई लेके एक भाग जाता है, यहाँ से भी कोई एक लेकर के भाग गया, तो जो चला जाता है वो माइनस, जिसके पास नहीं रहता है वो प्लस होता है। तो यही दिया है, किसी सहसंयोजक बंध में असम्मित रूप से टूटना, अर्थात वह विदलन जिसमें बंध को बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में संयुक्त परमाणु में से किसी एक परमाणु के पास चला जाता है या एक परमाणु उसको लेके चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांस विदलन कहते हैं, विषमांस विदलन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से विषमांस विदलन भी आपको समझ में क्या किया होगा, आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा दो प्रकार का विदलन, समांस और विषमांस। पूछे नहीं पूछे वो अलग चीज़ है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारा क्या, लगभग सभी केमिकल रिएक्शन में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वो हम उसको जो है बाद में देखेंगे। फिलहाल आपका विदलन खत्म हो गया, समांस विदलन और विषमांस विदलन। ठीक है, ओके। आगे हमारा दिया है कार्बनिक अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती, कार्बनिक अभिक्रियाओं के क्या देखना है हमको, मध्यवर्ती देखना है। इंटरमीडिएट दिया है, डिएटेड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया गया है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती वे अस्थायी एवं क्रियाशील स्पीसीज होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान आबंधों के विखंडन समांस और विद्यमान से बनते हैं और अंत में उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो समांस विदलन होता है, विषमांस विदलन होता है ना, उससे कई प्रकार के यहाँ पर कुछ क्या होते हैं हमारे जो है, एक बोल सकते हैं उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, या एक ऐसा कंपाउंड प्राप्त होते हैं जो बाद में उत्पाद बनाते हैं। तो उसको तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक मुक्त मूलक, एक होता है कार्बधन आयन, एक कार्बन आयन और कार्बिन होता है। मुक्त मूलक क्या होता है भाई, तो ये जैसे कार्बन के हमारे वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पर 3 वैलेंसी इधर और एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। एक ये बनता है। कार्ब धन आयन क्या होता है भाई, तो कार्ब धन आयन मतलब इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब धन आयन बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, धन आयन। एक हमारा क्या होता है, हमारा CHH, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब ऋण आयन, इसको क्या बोलते हैं, कार्ब ऋण आयन। और एक लास्ट होता है हमारा कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, जिसका अनुपात क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बिन। तो हम लोग जो है ये चारों पढ़ाई करेंगे हम लोग जो है इस तरीक़ा से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो ये 4 भागों में इसको बांटते हैं और इनको हमको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। यही हमारा 4 टॉपिक है आपका इस लेसन का, फिर ख़त्म हो जाएगा, बट बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पहले इसमें किसके पास चलते हैं, मुक्त मूलक के पास। किसके पास चलते हैं भाई, हम लोग मुक्त मूलक के पास चलते हैं। मुक्त मूलक को फ्री रेडिकल बोलते हैं। मुक्त मूलक क्या है, अभी जस्ट देखे हैं कि जब सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, समांस विदलन होता है, तो प्राप्त जो भी हमारा उदासीन परमाणु होता है वही आपका क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाता है, मुक्त मूलक कहते हैं। वही दिया है हमारा, देखो, समांस विदलन से प्राप्त जो भी हमारा विद्युतीय रूप से उदासीन जो भी हमारा क्या होता है, जो परमाणु होता है या समूह होता है, वही आपका मुक्त मूलक कहलाता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोई भी सहसंयोजी यौगिक में जब समांस विदलन होता है तो समांस विदलन से प्राप्त जो भी परमाणु होता है
वो परमाणु आपका क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाता है, मुक्त मूलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप मुक्त मूलक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण बहुत सारा है, जैसे Cl मुक्त मूलक है, CH3 मुक्त मूलक है, H क्या है, मुक्त मूलक है, C2H5 क्या है, मुक्त मूलक है। तो आप जितना मुक्त मूलक लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो मुक्त मूलक किसे कहते हैं भाई, तो मुक्त मूलक क्या होता है, तो जब कोई ससंयोजी यौगिक क्या करता है, ससंयोजी यौगिक में समास विदलन होता है, तो उस विदलन से प्राप्त उदासीन जो भी परमाणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। अब हमको क्या करना है, बनाने की क्या देखना है, विधि देखना है कि कौन कौन से बनाने की क्या दिया, हमारा विधि दिया गया है। तो बनाने की विधि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपका दिया है CH3 और ये हमारा क्या दिया है CH3, एथेन है अभी, ये क्या है हमारा एथ, और ये क्या है हमारा एन है। तो एथेन में आप देख रहे हैं दोनों कार्बन जो है 4 होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा किए हैं और 3 जो है हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये टूटता है तो ये क्या टूट जाता है आपका CH3, एक मुक्त मूलक बन गया, एक और CH3 एक हमारा क्या होता है, दूसरा क्या हो जाता है आपका मुक्त मूलक क्या हो जाता है आपका बन जाता है, या मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, तो 2 मुक्त मूलक हो गया पहला बनाने की विधि। मान लो आपको ऐसा दिया गया है हमारा, है ना, CH3 और O दिया है और ये दिया है C2H5। तो यहाँ से जब क्या होगा हमारा टूटेगा, तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा CH3 और ये हो गया मेथॉक्सी, और इधर आपका क्या हो जाएगा C2H5, ये भी हमारा क्या हो जाता है, मुक्त मूलक हो जाता है। तो मुक्त मूलक बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। Cl2 को रहते हैं, ये जब निकलते हैं तो क्या बनता है Cl, और ये हमारा क्या बनता है Cl। ये सब हमारे क्या होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, जो कि विषमास विदलन से बनते हैं, अर्थात बराबर मात्रा में, है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना वो साझा किए रहते हैं उसको लेकर के अलग होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि मुक्त मूलक क्या होता है भाई। तो मुक्त मूलक क्या होता है, तो किसी भी ससंयोजी यौगिक के समांश विदलन के फलस्वरूप बनने वाला उदासीन परमाणु को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से मुक्त मूलक को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका मुक्त मूलक से रिलेटेड कुछ जानकारी, बनाने की क्या हो गया आपका विधि हो गया। अब हम चलते हैं मुक्त मूलक के गुण, और साथ में थोड़ा सा क्या देखते हैं, संरचना देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपका मुक्त मूलक का पहले हम क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। मुक्त मूलक में पहला गुण वही है कि मुक्त मूलक कैसा होता है भाई, विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब प्लस माइनस उसमें नहीं होता है। इसका केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय कार्बन परमाणु जिस पर विषम इलेक्ट्रॉन होता है, संकरण कैसा होता है, इसमें sp2 संकरण होता है, ये हम लोग देखेंगे, है ना। मुक्त मूलक समतलीय, है ना, कोप्लेनर बोलते हैं, और 2 आबंधों के बीच जो है 120 अंश का कोण बनाता है। तो इनका संरचना होता है आपका समतली त्रिकोणी होता है, और बंद कोण इसमें 120 अंश का होता है। और इसमें विषम इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की प्रकृति के कारण ही अत्यंत क्या होता है, सक्रिय होता है, यह अस्थायी होता है। और जैसे ही मुक्त मूलक बनते हैं तत्काल अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है। तो ये इसके गुण हो गया। थोड़ा सा हमको बात करना है कि एल्किल मुक्त मूलक की संरचना कैसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, चूँकि ये कार्बन है हमारा, और कार्बन की वैलेंसी कितना होता है हमारा 4 होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक तो मुख्य इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है। अब इसमें देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये कितना हो जाता है 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है 2, संकरण में यही भाग लेता है। तो कौन सा अवस्था बोलते हैं इसको, सामान्य अवस्था कहते हैं। सामान्य अवस्था में क्या होता है हमारा, हम इसी को लेते हैं तो ये 2s हो जाता है, ये हमारा 2s हो गया। इधर क्या हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, जिसमें 2px, 2py, 2pz होता है, 2px, 2py और 2p क्या है हमारा z है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब उत्तेजित होता है, तो उत्तेजित होने से क्या होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जम करके सामने में क्या हो जाता है आपका चला जाता है। तो इस प्रकार से 4 कक्षा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसमें आपका क्या होता है हमारा टोटल आपका जो है देखा जाए तो मुक्त मूलक जो होता है, मुक्त मूलक में अगर हम बात करें तो मुक्त मूलक में क्या होता है हमारा, यहाँ अगर हम भरें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पर क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये कितना हो जाता है हमारा 3 हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। देखो एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन है और 3, तो 1 2 3, इसलिए संकरण कैसा होता है इसमें sp2 होता है। और एक हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के रूप में क्या होता है पाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा होता है
और यहाँ पर क्या हो जाता है 1 2 और ये कितना हो जाता है हमारा 3, है ना। तो ये हो गया 1, इधर 2 और इधर 3, तो H और ये कितना हो गया H। तो इनका संरचना कैसा बनता है, त्रिकोणीय समतली बनता है, त्रिकोणीय समतली बनता है। ठीक है, तो त्रि हो गया, कोणी हो गया, और ये क्या होता है हमारा समतली होता है। तो त्रिकोणीय समतली बनता है। और एक हमारा जो बच जाता है वो इस प्रकार से क्या होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बन सकते हैं। इसी को दिया है कि एल्किल मुक्त मूलक के कार्बन पर संकरण कैसा होता है, sp2 होता है, इसलिए की संरचना समतली त्रिभुजाकार संरचना होती है। कार्बन परमाणु के sp2 संकरित में 3 कक्षक हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एल्किल समूह, हाइड्रोजन नहीं तो एल्किल समूह कर सकते हैं, और 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। और कार्बन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित पी कक्षक में पाया जाता है। मतलब ये हमारा क्या होता है, असंकरित पी कक्षक बोलते हैं, असंकरित पी कक्षक बोलते हैं। असंकरित पी कक्षक में क्या होता है पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मुक्त मूलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखो, जब भी संकरण होता है ना, कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर होता है। तो फिलहाल हाइड्रोजन कितना जुड़ा है, इससे 3 जुड़ा है, उसके बेसिस पर ही बना दिए, इसलिए एक एस इसमें आ गया, एक इसमें, तो 3 आ गए। तो संकरण एक एस का और 2 पी का, तो संकरण sp2 होता है। एक जो बच गया वही आपका क्या होता है, आपका मुक्त मूलक होता है, फ्री रेडिकल होता है। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल कहते हैं, जो असंकरित कक्षक होता है, जो संकरण में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप संरचना बता सकते हैं किसका, मुक्त मूलक का। तो इसको इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये हो गया आपका मुक्त मूलक के गुण भी हो गया, मुक्त मूलक की क्या हो गया आपका संरचना भी हो गया। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा बेंजीन भी मुक्त मूलक में आएगा ना, जैसे C6H6 दिया गया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो C6H5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मुक्त मूलक। ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो गुण, संरचना, परिभाषा हो गया। अब आगे देखना है आपको मुक्त मूलक की अभिक्रियाएँ देखना है, क्या होता है रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स देखेंगे क्या होता है। पहला है संयोग, पहला क्या है हमारा संयोग। तो संयोग में क्या दिया है, समान अथवा असमान मुक्त मूलक आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करके क्या बनाते हैं, उत्पाद उत्पन्न करते हैं। और ये इस प्रकार से संयोग करते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए। तो पहला आपका दिया है अभिक्रियाएं में संयोग। संयोग क्या होता है भाई, तो जब 2 समान मुक्त मूलक या 2 भिन्न मुक्त मूलक आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने से क्या बनता है, नया यौगिक बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास दिया है CH3, एक मुक्त मूलक है। एक और हमारा दिया है CH3, ये भी हमारा क्या है, मुक्त मूलक है। दोनों जुड़ जाता है तो CH3, और ये हमारा CH3 एथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होता है, एथेन। ये समान वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मुक्त मूलक था ना, ये क्या था हमारा मुक्त मूलक। तो 2 मुक्त मूलक जो समान था आपस में जुड़ जाता है, प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये फ्री रेडिकल है। ये क्या है, हमारे फ्री रेडिकल होता है। अगर असमान की बात करें तो असमान में जैसे दिया है आपका CH3, ये हो गया हमारा, और ये Cl, ये हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, CH3 और Cl, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं। मेथिल क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, है ना, मिथाइल क्लोराइड ये बोल सकते हैं। ठीक, और ये हमारे क्या है, फ्री रेडिकल है। तो पहला हमारा क्या हो जाता है, इस तरीक़ा से प्राप्त हो जाता है। तो समान या भिन्न मुक्त मूलक आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या बोल रहा है हमारा, दूसरा बोल रहा है विषम अनुपात, है ना, डिस्प्रोपोर्शन। जब एक एल्किल मूलक, एक हाइड्रोजन परमाणु, जब एक एल्किल मूलक या एल्किल मुक्त मूलक एक हाइड्रोजन परमाणु कम करके दूसरे एल्किल मूलक को दे देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, विषम अनुपातन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोल रहा है, हमारे पास एक एल्किल मूलक है हमारा, एक हमारा एल्किल मूलक दिया है CH3 और CH2, एक मुक्त मूलक दिया है, और दूसरा भी दिया है हमारा, वो दिया है आपका CH3 और CH2। तो क्या बोल रहा है, एक मुक्त मूलक अपना एक हाइड्रोजन कम करके
दूसरे मुक्त मूलक को क्या कर देता है, दे देता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम अनुपातन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है CH3, ये अपना एक हाइड्रोजन किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये क्या बनेगा यहाँ से CH3, और ये क्या बनेगा CH3 और क्या बन जाएगा CH3। तो ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3। तो ये अपना एक हाइड्रोजन इसको क्या कर दिया, दे दिया। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा एथ और N। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाता है CH2, इसका नाम क्या हो जाता है एथीन हो जाता है, क्या हो जाता है आपका एथीन। तो बोल रहे हैं ना कि जब एक मुक्त मूलक अपना हाइड्रोजन कम करके दूसरा मुक्त मूलक को दे देता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका विषम अनुपातन कहलाता है। और इस स्थिति में आपका एक एथेन बन रहा है और एक क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आता है विषम अनुपातन किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एक दिया है अपोहन। अपोहन क्या होता है, तो जब कोई मुक्त मूलक किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपोहन कहते हैं। अपोहन कहा जाता है या अपोहन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है हमारा CH4 दिया है हमारा, और एक हमारा मुक्त मूलक दिया है Cl, तो उस स्थिति में एक हाइड्रोजन खींच लेगा तो CH3 बचेगा और यहाँ पर HCl हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोहन कहा जाता है, अपोहन कहते हैं। तो जब किसी मुक्त मूलक द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन अपनी ओर खींच लिया जाता है तो उसे हम लोग अपोहन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से तीन इसका जो क्या है हमारे नियम हैं, तीन जो रासायनिक अभिक्रिया है वो समाप्त होती। चलिए अब देखते हैं मुक्त मूलक की स्थायित्व तथा क्रियाशीलता, है ना। मुक्त मूलक की स्थायित्वता की बात करें, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं। ये तीन प्रकार का इसको वर्गीकृत करते हैं। एक प्राथमिक एल्किल मूलक, दूसरा द्वितीयक और तृतीयक। तो ये हो जाता है R, ये हो जाता है C और H, और ये H हो गया। ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक हमारा क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। फिर होता है R, ये होता है C, A होता है H और होता है R, द्वितीयक मुक्त मूलक। और एक होता है R, C, R और R, है ना। ये हो गया R, C, R और ये हो गया R, ये होता है तृतीयक। तो तृतीयक मुक्त मूलक, तृतीयक मुक्त मूलक। उसके बाद होता है हमारा द्वितीयक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक। और एक होता है हमारा प्राथमिक मुक्त मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। तो तीन प्रकार का तो मुक्त मूलक होता है। स्थायित्वता की बात करें तो स्थायित्वता को जो है अतिसंयुग्मन के आधार पर जब देखते हैं तो इसमें जो तृतीयक है वो ज़्यादा स्थायी होता है, द्वितीयक कम स्थायी, प्राथमिक सबसे कम स्थायी होता है। तो अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्थायित्व में वृद्धि। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्थायित्व में वृद्धि हो रहा है। और अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है हमारा। क्रियाशीलता क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर हम क्रियाशीलता में वृद्धि लिख सकते हैं। क्रियाशीलता में क्या होता है, आपका वृद्धि होता है। तो जहाँ स्थायित्वता कम है वहाँ क्रियाशीलता ज़्यादा है, और जहाँ क्रियाशीलता कम है वहाँ पर स्थायित्वता ज़्यादा होता है। तो तृतीयक हमारा एल्किल जो मुक्त मूलक होता है वो ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए वो कम क्रियाशील, और ये हमारा कम स्थायी होगा क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस तरीक़ा से इसकी स्थायित्वता और क्रियाशीलता को बता सकते हैं। तो ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है, जैसे कार्बोकेट आयन, कार्बोएन आयन, है ना, साथ में हमारा कार्बिन और कुछ अभिक्रिया दिया है हमारा, वो सब चीज़ हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखने वाले हैं। तो ये क्लास आज ही हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।